ये सिंपल तो नहीं लगा। इसमें सिर्फ दो रिलेशनशिप्स आगे चल के आगे चल के फंक्शन बनती हैं। मान लो एम्बुलेंस आ रहा है तो कभी ऐसा हुआ है रेड एकदम भयंकर डार्क रेड वायलेट हो गया हो या मरून हो गया हो, कह रहे कोई भी मत हिलना क्योंकि एम्बुलेंस आ रहा है, सबसे पहले उसको जाना है। तो ये गंगा नहाओ है, पाप कितना भी करो जाके गंगा नहा लो, सब हो जाएगा खत्म। क्योंकि इससे आपके दिमाग के सोचने की क्षमता बढ़ती है, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ते हैं। वो जितना ज्यादा अच्छे होंगे आप अपने लाइफ में भी आगे उतना अच्छा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट द सेशन। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के पार्ट 2 की। तो आज हम लोग रिलेशन फंक्शन में जो पहला सेशन में कर चुके थे, आज उसके आगे की कहानी करने वाले हैं। तो देखो, आज उसके आगे की कहानी ये होने वाली है कि आज हम इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर रियल वैल्यूड फंक्शंस, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, ये सारी चीजें आज के सेशन में करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसके पहले वाले सेशन में ये सारी चीजें कर लिया था। अगर जिसने नहीं किया है तो जाके आप लेक्चर 1 देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एक बात की गारंटी है मेरी, देखो ये सारी चीजें करने के बाद ना तुम इस चैप्टर में इतने ज्यादा निपुण हो जाओगे कि तुमको उसके बाद कुछ भी और थ्योरी के नाम पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसीलिए मैं बार बार हर बच्चे को कहता हूं कि यार इस चैनल पे सब्सक्राइब रहना, बिकॉज ऐसे बेहतरीन कंटेंट जिसमें इतनी गारंटी दे रहा है टीचर कि यार इसको कर लो, इसके बाद तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इतनी गारंटी तो सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप इस चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, ताकि सारे के सारे बेहतरीन एकेडमिक कंटेंट, इनफैक्ट एकेडमिक तो एकेडमिक, नॉन एकेडमिक कंटेंट भी सबसे बेहतरीन आपको इस चैनल पे सबसे टाइम पे मिलता है। ठीक है, तो जब आपकी जैसी जरूरत होगी, कभी तुम एग्जाम की वजह से परेशान होगे तो आई विल कम अप विद वीडियोस जहां पे तुम उस परेशानी से आराम पा सकते हो। कभी तुम बहुत ज्यादा टेंस्ड होगे कि सर कौन सा कॉलेज लेना है, आई विल कम अप विद दोस टॉप कॉलेजेस के वीडियो। कभी हो सकता है तुम बहुत खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ खुशियां बांटने आ जाऊंगा, बट इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट इनटू द सेशन। चलिए, तो अब सबसे पहली चीज से शुरुआत करते हैं, दैट इज फंक्शंस। तो फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना होगा फंक्शन होता क्या है। तो देखो, फंक्शन को आप एक मशीन समझ सकते हो, और मशीन का काम क्या होता है, मशीन किसी एक फिक्स्ड काम के लिए बनाई जाती है। वैसे ही फंक्शन जो होता है ना, वो भी किसी फिक्स्ड काम के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो आप सबको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, जो भी कह लो, तो आप इसको फंक्शन कहेंगे। ये एक एक्चुअली में फंक्शन होता है। तो अगर आप इसको फंक्शन समझें, इसको एक मशीन समझे, तो इस मशीन का काम क्या है, इस मशीन का काम ये है कि आप जब इसमें इनपुट डालेंगे, जो कि आपका x होता है, x की आप जो भी वैल्यू डालेंगे ये उसका स्क्वायर करके बाहर निकालेगा। मतलब अगर आपने x की 1 वैल्यू डाली तो आपको जो y मिलेगा वो 1 मिलेगा। अगर आपने x की वैल्यू 2 डाली है तो आपका जो y मिलेगा वो 4 मिलेगा। अगर आपने x की वैल्यू 3 डाली है तो y जो मिलेगा वो 9 मिलेगा। तो इस मशीन का काम क्या है, इस मशीन का काम यह है जो भी इनपुट आता है ये उसका स्क्वायर कर देता है, या यूं कह लो कि उसी को, जो इनपुट आता है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करके बाहर आउटपुट देता है। तो ये एक मशीन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे एक और मशीन बनाता हूं, मान लीजिए y इक्वल्स टू मॉड x। तो मॉड x ये भी एक फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन इसको कहते हैं। ये मशीन कैसा है, इसके अंदर आप जो भी इनपुट डालिएगा ये सेम देगा बाहर, बस पॉजिटिव साइन के साथ। मतलब अगर आपने 1 डाला तो आउटपुट में y की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर आपने x की वैल्यू 2 डाला तो आउटपुट y का 2 मिलेगा। अगर आपने इनपुट में -3 डाला तो आउटपुट में +3 मिलेगा। मतलब प्लस पे एज इट इज वैल्यू आएंगे, नेगेटिव में बस वो नेगेटिव हटा देगा। तो ऐसे ऐसे मशीनों को हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इज बेसिकली अ मशीन हैविंग एन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट इज जनरली डिनोटेड विद x, आउटपुट इज डिनोटेड विद y। बस इतनी सी चीज अगर आप समझ गए तो आपने पूरा फंक्शन समझ लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को जब आप समझ गए तो ये तो लेमैन टर्म था कि भैया हमने इनपुट डाला आउटपुट निकला, इनपुट डाला आउटपुट निकला। अब इस फंक्शन को हम रिलेशन से कैसे जोड़ेंगे, बिकॉज हम तो रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रिलेशन पढ़ा। आपने रिलेशन में 3-4 चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा कि भैया एक कोई सेट है A, एक कोई सेट है B, A क्रॉस B करते हैं तो A का पहला एलिमेंट B का पहले एलिमेंट के साथ फिर बाकी सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, ऐसा पढ़ा होगा। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फिर आपने उसमें देखा होगा कि कुछ कुछ कंडीशन लगता है, तो कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो देन इट बिकम्स अ रिलेशन। कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो वो रिलेशन बन जाता है। अब रिलेशन में कुछ कंडीशन फुलफिल होता है तब वो फंक्शन बनता है। तो गाड़ी ऐसी है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो आम भाषा में, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दोस्ती करना।
दोस्ती होता है जब स्कूल में कॉलेज में रहते हैं, तो पहले ए क्रॉस बी मतलब दोस्त है। सारे कॉलेज में जितने एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे आपस में थोड़े ना थोड़े दोस्त तो होते ही है, तो सारे एक दूसरे से जान पहचान है, सबकी दोस्ती है। दोस्ती के बाद थोड़ा अगर ज्यादा अच्छी बेस्ट फ्रेंड वाले स्टेटस में पहुंचे तो रिलेशनशिप में आए। और अगर रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला, मतलब रिलेशनशिप में भी कुछ कंडीशंस लगे और अगर सब बढ़िया चला, तब आगे चल के शादी होगी। तब आप एक घर गृहस्थी में आएंगे जहां पे इनपुट होगा आउटपुट होगा, इनपुट होगा आउटपुट होगा, दैट्स इट। अगर ये नहीं फुलफिल हुआ तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो अब इसको समझते हैं कि फंक्शन को हमने लेमैन टर्म्स में समझा, रिलेशन पे क्या कंडीशन ऐसा लगता है जिससे कि वो फंक्शन बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, रिलेशन पे जो कंडीशन लगाना होता है वो ये होता है, जैसे कंडीशंस फॉर रिलेशन टू बी अ फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। ये सिंपल तो नहीं लगा मेरे को, बिल्कुल नहीं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी, अच्छा मतलब आईना होना जरूरी है, नहीं रुक जाओ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, अच्छा मतलब एक इंसान के दो चेहरे नहीं हो सकते। रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, देखो ये होता है सेट ए, इसमें एलिमेंट्स होते हैं कुछ कुछ, और ये होंगे सेट बी। जैसे मान लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 डाला, ठीक, और यहां पे डाला 1 4 9 16, क्लियर है। अब देखो नॉर्मल में हमने तुमको दिख रहा होगा कि ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कुछ दिख रहा है ए बी। अगर मेरा ये a है और ये b है, तो मैं अगर 1 डालूं, ये x होता है, आपको पता होना चाहिए, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। तो x 1 डालूं तो y आउटपुट 1 आ रहा है, x को 2 डालूंगा तो 2 का 4 आ रहा है, 3 डालूंगा 9 आ रहा है, 4 का 16 आ रहा है, बिल्कुल सॉर्टेड है, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं 1 डालूं तो 1 आए, लेकिन कभी कभी 1 डालूं तो 4 भी आ जाए, तो ये सही है क्या? ये सही है क्या? मतलब एक ऐसी मशीन बन गई जिसमें इनपुट एक बार 1 डाला तो आउटपुट 1 आया, बट दूसरी बार इनपुट 1 डाला तो आउटपुट 4 आ गया। ओले, ये तो गड़बड़ है ना। मतलब आप कभी एक ऐसा मशीन नहीं चाहेंगे जो आउटपुट अपने मन से देता हो, क्योंकि मशीन तो आप ऐसा खरीदे हैं जो आउटपुट आपके हिसाब से देता है। जैसे मान लो वॉशिंग मशीन है, तो अब वॉशिंग मशीन का आउटपुट क्या है? धुले हुए कपड़े। अब मान लो तुम एक बार कपड़ा डाले, धुला हुआ कपड़ा निकला, दूसरी बार कपड़ा डाले, वो कपड़े को फाड़ दिया और धागा निकाल दिया, तो तुम क्या कभी पसंद करोगे? नो मैटर ये कितना भी यूनिक इन्वेंशन क्यों ना हो, नहीं पसंद करोगे। या तीसरी बार तुम कपड़ा और पानी डाले, कपड़ा खा गया और पानी निकाल दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तुम नहीं चाहोगे। मतलब आउटपुट आउटपुट कभी वेरिएबल नहीं हो सकता फॉर सेम इनपुट। तो अगर सेम इनपुट, एक इनपुट से दो आउटपुट निकल रहे हो, तो इस केस में फंक्शन नहीं बनता है। क्लियर है? समझना चाहें तो वो रिलेशनशिप वाले एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप बना लेकिन एक इंसान लॉयल नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो सकता है ना। देख रहे हैं दो दो के साथ डेटिंग चल रही है, बहुत ही गलत बात है, नहीं हो सकती है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर बात? तो ऐसा रहेगा तो फंक्शन नहीं बनेगा, और ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं वन मेनी। क्या कहते हैं? वन मेनी। तो देखो रिलेशन जो होते हैं ना, चार टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? रिलेशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं रिलेशन। रिलेशन जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। क्या हो सकते हैं? पहला रिलेशन हो सकता है वन वन। वन वन मतलब इधर का एक इधर के एक के साथ मिल रहा है, वो बिल्कुल अच्छी बात है, वही होना भी चाहिए। इनफैक्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में हमने ये जो बनाया था वो वही सोच के बनाया था, 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ। तो वो आइडियल कंडीशन वन वन, अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन होगा। दूसरा, अभी जो हम देख रहे हैं वन मेनी, एक का कईयों के साथ है, ये गड़बड़ है, ये फंक्शन नहीं बनने देगा। ठीक है? अच्छा, तीसरा हम क्या देख सकते हैं? तीसरा हम देख सकते हैं यहां पे मेनी आ जाए और यहां पे वन आ जाए, यहां पे मेनी आ जाए, यहां पे वन आ जाए। अब ध्यान से समझो, ये फंक्शन होता है। कैसे होता है तुम पूछोगे, ये कैसे हो गया सर? तो मैं बोलूंगा यार मॉड्यूलस फंक्शन बना लो। ऐसा करते हैं, यहां पे मैं डालता हूं -2 -1 0 1 और 2, ठीक है, और यहां पे डालता हूं 0 1 2 3। क्लियर? तो देखो -2 डालूंगा, मान लो अगर मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू मॉड x, तो -2 डालेंगे इसमें तो क्या आएगा? आउटपुट 2 आएगा, 2। और +2 डालेंगे तो क्या आएगा? तब भी 2। -1 डालेंगे क्या आएगा? 1। +1 डालेंगे तभी भी 1। तो मल्टीपल आउटपुट इनपुट्स पे सेम आउटपुट आए, ये चलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहां पे वो रिलेशनशिप वाला और डेटिंग वाला एग्जांपल मत लगाइएगा, पोपट हो जाएगा। तो यहां पे आप ऐसा देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। और मशीन होती भी ऐसी है, जैसे मान लो वॉशिंग मशीन खरीदे, तो भाई तुमको कपड़ा धोना है और कपड़े में तुमने एक दिन साड़ी डाल दी और अगले दिन जीन्स डाल दिया और उसके अगले दिन
स्कूल बैग डाल दिया तो तीनों को धो के निकालेगा, ठीक है, किसी में कुछ फाड़ फूड़ देगा, बैग डालोगे तो हो सकता है कालीन डालो तो और दिक्कत हो जाए, बट वो धो के निकालेगा। तो मल्टीपल इनपुट्स पे लेकिन सब बार करेगा क्या, धो के ही निकालेगा। कभी ऐसा नहीं करेगा कि तुमने आज स्कूल बैग डाल दिया तो बाहर निकाला तो स्कूल बैग में सारे कॉपी किताब के होमवर्क किए हुए, वैसा नहीं हो सकता, वो धो के ही निकालेगा सब कुछ, ठीक है। तो मल्टीपल इनपुट पे सेम आउटपुट पॉसिबल है, एंड हेंस मेनी वन रिलेशन पॉसिबल। मेनी वन मतलब यहां से मेनी उठा के सारे वन की तरफ जाएं, मतलब वन मतलब सिर्फ एक एलिमेंट की तरफ जाएं। जैसे मान लो 2 है, 2 भी 9 पे जा रहा है, 3 भी 9 पे जा रहा है, 4 भी 9 पे जा रहा है, ये पॉसिबल है। ये वाली चीज बस नहीं होनी चाहिए, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो मेनी वन पॉसिबल है। और आखिरी बच गया, अब आखिरी तुम समझ ही गए होगे, जैसे 1 1 था, बढ़िया था, 1 मेनी हो गया, ये बढ़िया नहीं है, फंक्शन नहीं बनेगा। मेनी वन हो सकता है, आखिरी क्या बच गया, मेनी मेनी। मेनी मेनी मतलब समझ ही गए होगे कि इधर से मल्टीपल एक पे नहीं, इधर से मल्टीपल इधर से मल्टीपल पे जा रहे हैं, मतलब ये ऐसा, जैसे इधर से एक का मेनी है और इधर से भी मेनी का एक है, मतलब सारा एकदम क्लमजी सा है, वैसा था। तो ये भी फंक्शन नहीं बनता है। तो अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो एकदम फंक्शन तुम्हारे दिमाग में सॉर्टेड होगा। रिलेशन से फंक्शन बनने के लिए देखो, रिलेशन 4 टाइप के हो सकते हैं, 1 1, 1 मेनी, मेनी 1, मेनी मेनी। मेरे को पता नहीं फेसबुक वाले ये क्यों बस 3 टाइप का रिलेशन देते हैं, रिलेशनशिप, कमिटेड, मैरिड, अच्छा नहीं, डाइवोर्स वोर्स भी देते हैं शायद, तो उनका भी 4 5 है, हमारा भी 4 है, ठीक है। तो हमारा भी रिलेशनशिप 4 टाइप का होता है, 1 1, 1 मेनी, मेनी 1, मेनी मेनी, क्लियर। इसमें सिर्फ 2 रिलेशनशिप्स आगे चल के मैरिड, सॉरी, आगे चल के फंक्शन बनती हैं, वो है 1 1 और मेनी 1, ये दोनों बन जाएगा, क्लियर है। अब अगर ये बात समझ गए तो मामला सॉर्टेड है। चलो सवाल बनाएंगे अब। तो 1 1 का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, एक सवाल करते हैं, मजा आ जाएगा। देखो सवाल में क्या है, ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 4, F1 F2 F3 दिया हुआ है, 3 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी तो तुम समझ ही गए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, मतलब 1 2 1 3 1 4, फिर 2 2 2 3 2 4, फिर 3 2 3 3 3 4, तो वो तो कार्टेशियन है। अब बोला कि वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तुमको पता ही है ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, दोस्ती। तो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बाद क्या आता है, रिलेशन, रिलेशन के बाद क्या आता है, फंक्शन। तो ये कह रहा है कि डायरेक्ट F1 F2 F3 3 फंक्शंस हैं। तो अगर ये F1 F2 F3 3 सिचुएशन दिए हुए हैं, फंक्शन ना कह लो, 3 सिचुएशन दिए हुए हैं, रिलेशन कह लो मान लो, तो ये रिलेशन दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी दोस्ती में से 3 रिलेशंस निकले, F1 F2 F3। अब बोलता है इसमें से कौन से रिलेशन की शादी होगी, मतलब आगे चल के फंक्शन बनेगा। तो फंक्शन बनने के लिए हमें याद है 1 1 होना चाहिए या फिर मेनी 1 होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बन सकता। तो ऐसा करो, इसको लिख लो 1 2 3, और इधर भी लिख लो 2 3 4, 2 3 4, क्लियर। अब पहला वाला F1 के लिए बना लो जरा। F1 के लिए बनाओगे तो तुमको दिख रहा है 1 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ, बहुत बढ़िया, 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, बहुत बढ़िया, 3 का 4 के साथ, अरे वाह, ये तो एकदम आइडियल है। ये तो 1 1 है, आदर्शवादी पति और आदर्शवादी पत्नी, एकदम बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं। तो ये तो 1 1 है, मतलब F1 तो हर हाल में फंक्शन हो रहा है बॉस। तो अगर F1 फंक्शन हो रहा है, मैं यहां टिक मार देता हूं। अब F2 की बात कर लेते हैं। देखो 1 का 2 के साथ, बहुत बढ़िया, 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, अरे रुको रुको रुको, ये तो गड़बड़ा गया। 1 का मेनी के साथ रिलेशन, एक बहुतों के साथ डेटिंग कर रहा है, बहुत गड़बड़ बात। तो ये फंक्शन नहीं बन सकता, काट दिया। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे देख लेते हैं, इसको हटाओ, तीसरे पे देखें तो तीसरा 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है, 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें है तो 1 1, लेकिन ये फंक्शन फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना बेटा, फंक्शन होने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपका इनपुट का एक भी वैल्यू खाली नहीं छूटना चाहिए। ये जो x है ना, x इनपुट है, इनपुट का एक भी वैल्यू खाली नहीं छूटना चाहिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसानी से समझिएगा। फंक्शन को एक मशीन कहा गया, तो भैया मशीन जब तुम खरीदने जाते हो तो तुमको वो जो सेल्समैन होता है वो बताता है ना कि इसमें ये चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब फंक्शन में x में ये वैल्यू यहां पे आई है, मतलब इस मशीन में भी पहले से सेल्समैन ने बता दिया कि 1 2 3 डाल सकते हैं, ठीक। अब तुम्हारा मशीन 1 और 2 पे आउटपुट दे रहा है, 3 पे आउटपुट ही नहीं दे रहा, खत्म, रुक गया। मान लो वॉशिंग मशीन में सेल्समैन ने बोला था कि सर साड़ी भी धो सकते हैं, पैंट भी धो सकते हैं, जीन्स भी धो सकते हैं। आपने साड़ी और जीन्स डाला, वो एकदम बढ़िया चल रहा है, जैसे ही पैंट डाल रहे हो खत्म, मशीन ही रुक जा रहा है।
तब तो तुम उसके माथे पे मारोगे ना, बोलो ये क्या बर्बाद, ये क्या दिक्कत है, तुमने बोला था कि ये डाल सकते हैं, मैंने डाला, अब इसका कोई आउटपुट नहीं है। तो कभी भी एक्स वाले पार्ट में इनपुट में कोई भी ऐसा इनपुट हो जो खाली छूट जाए, मतलब ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो यहां पे 3 के साथ कुछ तो लगा हुआ होना चाहिए, भले 3 के साथ 4 लगा दो, 3 के साथ 2 लगा दो, कोई इशू नहीं है, या 3 के साथ 3 लगा दो, क्योंकि मेनी वन ऐसे भी अलाउड है। तो हेंस दिस विल नॉट बिकम अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब ये तीनों आपको एग्जामिनेशन में, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, तो जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो अब आपको उसका जवाब लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो जैसे F1 में मैंने दिखाया था, सब में वेन डायग्राम बना दीजिएगा, और वेन डायग्राम बनाने के बाद लिख दीजिएगा हियर इट इज अ 1-1 रिलेशन, हेंस इट इज अ फंक्शन। पहले वाले में क्या था? 1-1 था, हेंस इट इज अ फंक्शन। हियर इट इज अ मेनी वन रिलेशन, हेंस नॉट अ फंक्शन। हियर, अब तीसरे वाले में क्या लिखोगे? हियर वन ऑफ द इनपुट या फिर वन ऑफ द डोमेन वैल्यूज, ये डोमेन, इसको डोमेन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? डोमेन। वन ऑफ द डोमेन वैल्यूज डज नॉट हैव एन इमेज इन कोडोमेन, या डज नॉट हैव अ रेप्लीकेशन। तो नहीं है, तो इसका मतलब डोमेन वैल्यू खाली रह गया, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर बात? तो लिखने का तरीका भी आप सीखते जाइएगा। जैसे सिंस एवरी एलिमेंट हैज ऑफ सेट हैज ओनली वन इमेज इन बी। अब कई सारे किताबों में आपको इमेज फॉर्मेट भी दिखेगा, तो इसमें क्या होता है, इसको इमेज कहते हैं, इमेज, और इसको प्री इमेज कहते हैं। तो देखो लिखने का तरीका बस अलग है। जैसे फिजिक्स में अगर होगा तो इमेज है मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इधर वाले को शायद ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट का ये इमेज कहते हैं, ऐसा होता। बट ठीक है, वो फिजिक्स की भाषा है। मैथमेटिक्स में भाषा है, इसको इमेज कहते हैं, इसको प्री इमेज कहते हैं। अब बोलने का ही तरीका मैथमेटिक्स में ही, इसी चैप्टर में हम इसको कई बार ये भी कहते हैं कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, कोडोमेन है। अब इसी में इसकी दूसरी भाषा ये भी आती है कि ये डोमेन है और ये रेंज है, कोडोमेन को रेंज भी कहते हैं कई बार। हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वो कभी बाद में बताऊंगा। तो बोलने के तरीके बहुत अलग हो सकते हैं, ठीक है, और उस पर नंबर नहीं कटता। बट आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे या किसी का सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें हो सकता है लिखा हुआ हो कि दिस एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो अब इमेज लिख दिया तो ठीक है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए जी, फिर वैसे ही F2 के लिए 1 and 2, 1 हैज 2 इमेजेस, देख रहे हो, 2 इमेजेस, तो भैया ये मैनी वन हो गया। अब तुम इसको 2 इमेजेस से दिखाओ, चाहे मैनी वन रिलेशन लिख दो, दोनों आंसर सही है। एंड सेम तीसरे के लिए कि भैया 3 डज नॉट हैव एन इमेज, 3 का कोई रिलेशन है ही नहीं। अब डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज जो अभी मैं बता रहा था उसको बता देते हैं। तो देखो, इनपुट को हमेशा याद रखना डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन किसको कहते हैं? इनपुट। इनपुट मतलब ये पहला वाला डब्बा जिसको एक्स कहते हैं, इसी को हम इनपुट भी कहते हैं, इसी को हम डोमेन भी कहते हैं, इसी को हम प्री इमेज भी कहते हैं, बड़े सारे नाम है इसके, ठीक है, ये एक्स वाले को। अब ये हो गया एक्स और इधर वाला होता है हमारा वाई। ये तब बता रहा हूं जब आपका फंक्शन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इस फॉर्मेट का हो। उल्टा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो अब ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अब आउटपुट का अलग अलग नाम है, जैसे इसको वाई कहते हैं, या फिर इसको, ये आउटपुट है, वाई कहते हैं, या फिर इसको कोडोमेन कहते हैं। फिर कोडोमेन के साथ साथ इसमें कुछ कंडीशन लग जाता है तो ये रेंज हो जाता है। फिर रेंज के बाद प्री इमेज का ये इमेज हो जाता है। तो ये सारे नाम इसके हैं। क्लियर है? समझ गए? अब मसले की बात ये है कि सर आपने बता तो दिया, नाम भी ये समझ में आ गया, मेन इसमें मसला है कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर है वो देखना है। तो ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक सवाल है, सवाल में लिखा हुआ है ए है -2 -1 0 1 2 ए से जेड। अब ये ए से जेड, तो इसमें ये वाले चीज को समझना, एफ का मतलब फंक्शन, ठीक है, सच दैट, ये दो बिंदु का मतलब सच दैट ए से जेड। ए से जेड मतलब ये ए जो सेट है ना, यही इनपुट वैल्यू का सेट है। इनपुट वैल्यू मतलब एक्स। तो आप एक्स का जितना भी एलिमेंट लोगे वो ए से उठाओगे और कहीं से नहीं उठाना है। यहाँ पे ए दिया हुआ है -2 -1 0 1 2, मतलब आपको एक्स की जगह पे सिर्फ यही 5 वैल्यूज डालना और कुछ नहीं। तब ए से जेड, जेड की तरफ एरो है, तो इसका मतलब ये वाला चीज जो है आपका ये हो गया आउटपुट। और जेड, जेड का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इंटीजर्स का सेट। किसका सेट? इंटीजर्स। तो कोई भी इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे कहते हैं इसको, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मैथमेटिक्स में ये नोटेशंस बहुत काम आते हैं। जैसे n मतलब हो गया नेचुरल नंबर, w लिखा हुआ है मतलब होल नंबर, r लिखा हुआ है मतलब रियल नंबर,
Q लिखा हुआ है मतलब रैशनल नंबर, Z लिखा हुआ है मतलब इंटीजर्स। तो ये नोटेशन आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत। आगे बढ़ते हैं। अब fx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, तो फंक्शन भी दिया हुआ है। अब क्या बोला, फाइंड द रेंज ऑफ f, रेंज निकालिए f का। तो रेंज निकालिए का मतलब ये कि हम ये जो वैल्यूज है ना, यही है ना हमारे इनपुट वैल्यूज, देखो -2, -1, 0, 1, 2। तो -2 जब मैं यहां डालूंगा, इस जगह पे मैं x में -2 डालूंगा, तो इधर क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, वही होता है रेंज, वही होता है रेंज। तो -2 डाल के देख लो, -2 डालोगे तो या तो -2 का स्क्वायर 4 और -2 फिर से 4, 4, 4, 8, 8 - 3 5, तो इसका मतलब ये 5 पे मिलेगा, तो ये आ गया 5। समझ रहे हो। अब वैसे ही फिर -1 डाल के देख लो, तो -1 और 2 और 1 3, और ये 0 हो गया, -1 पे 0 आ रहा है, 0 डालोगे तो -3 आ रहा है, फिर 1 डालोगे तो 1 और -2, 1 - 2 -3 -3, 1 और -2 -1 -3 -4, तो 1 से आ रहा है -4 पे, और फिर 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और -4 0 -3, तो 2 पे भी -3 आ रहा है, ऐसा। अब यहां पे हमसे सिर्फ क्या पूछा है, रेंज ऑफ एफ, रेंज मतलब वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। तो देखो रेंज ऑफ एफ में 5 0 -3 -4 आ रहा है, तो मैं रेंज लिख दूंगा 5 0 -3 -4। अब ध्यान से लेकिन देखना, ध्यान से देखना, हमें क्या दिया गया था कि भैया इनपुट में ए होगा, तो इनपुट तो ए दिख रहा है, लेकिन आउटपुट में बोला गया था इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऐसा बोला गया था। तो कोई भी इंटीजर में बस यही 4 इंटीजर आते हैं क्या, नहीं, 6 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। तो एक्चुअली में इस डब्बे में, जब तुम ये डब्बा देखोगे ना, ये जो गोल डब्बा है, ये डब्बा बहुत बड़ा विशाल डब्बा होगा, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे इसमें, इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, बहुत सारे होंगे, डॉट डॉट डॉट। तो जब ये सारी चीजें तुमने लिख दी ना, तो इस डब्बे को हम कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे, कोडोमेन। बट इस सारे डब्बे में से जितनी वैल्यूज हैं उसमें से सबका इस्तेमाल हुआ नहीं है, कुछ कुछ का ही इस्तेमाल हुआ है। कुछ में से कितने, सिर्फ 4 का इस्तेमाल हुआ है। तो इस कोडोमेन, पूरे डब्बे को कोडोमेन कहेंगे, लेकिन इस पूरे डब्बे, जो कोडोमेन का डब्बा है, इसमें से इन 4 को मैं कहूंगा रेंज। तो अब आपको समझ में आया होगा रेंज और कोडोमेन में क्या अंतर है। जनरली कई सारे किताबों में या फिर जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको यही दिखेगा या बताया जाएगा भैया कोडोमेन और रेंज सेम चीजें। तो वो सेम चीजें होती हैं तब तक अगर कोडोमेन में ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ना हो। अगर नहीं होगा तो कोडोमेन जो होगा वही रेंज हो जाएगा। लेकिन कोडोमेन हमेशा बड़ा होता है, रेंज उसमें से कुछ वैल्यूज होती हैं। कई बार अगर ऐसे इनपुट्स दिए हैं कि सारे कोडोमेन में रेंज बन गए तो बन गए, अच्छी बात है। तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा, रेंज कोडोमेन का छोटा भाई है। क्लियर बात। चलिए, अगर ये बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात। अब दूसरा सवाल यहां से पूछ रहा है, प्री इमेजेस ऑफ 6 एंड -3। प्री इमेजेस तो आपको पता है ये वाला इमेज होता है, ये वाला क्या होता है, इमेज। तो प्री इमेज पूछा मतलब इधर पूछा प्री इमेज, प्री इमेज। तो अगर प्री इमेज पूछा किसका, 6 का और -3, तो यहां पे तो कहीं 6 दिखा नहीं, रेंज में तो हमारे सिर्फ यही 4 एलिमेंट है, तो 6 का कोई प्री इमेज होगा नहीं भाई। 6 कहीं दिख रहा है क्या, रेंज में नहीं दिख रहा है, मतलब ये रेंज कोडोमेन में है, रेंज में नहीं है, तो इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। क्लियर। -3 का दिख रहा है, हाँ -3 का दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 0 और 2, तो आप लिखोगे -3 का, यहां पे लिखोगे, इसका लिख दिया आपने नो इमेज, सॉरी नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। इसका लिखोगे 0 and 2, यही था ना 2, 0 and 2, 0 and 2 आर प्री इमेजेस, प्री इमेजेस। ठीक है। 5 का देखो, 5 का आप क्या लिखोगे यहां पे, 5 मेरे को दिख रहा है, 5 का प्री इमेज क्या है, -2, तो आप लिख दोगे यहां पे 5 का -2 आ गया। अब देखो यहां पे पूछा सिर्फ 2 ही, हो सकता है ये भी पूछ देता कि विच टाइप ऑफ रिलेशन इट इज, ये फंक्शन में कौन से टाइप का रिलेशन है। तो अपने को साफ साफ दिख रहा है इसमें मेनी वन है, सारे 1 1 1 है, बट ये दोनों का एक ही है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन कहलाएगा, मेनी का 1, ऐसा। क्लियर है, समझ गए। तो अब ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं सर मेनी वन में तो जरूरी है ना कि सारे के सारे का एक ही हो, नहीं ऐसा नहीं है, सबका एक एक हो रहा है, किसी दो का भी एक हो गया ना, जैसे ये 2 इनपुट का एक आउटपुट, तो ये पूरे फंक्शन को मेनी वन कहा जाएगा, पूरा उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। क्लियर।
तो ये वाला सवाल हो गया। इससे हमने आपको ये भी बता दिया कोडोमेन और रेंज में अंतर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के सवाल को देखते हैं। तो ये हो गया इसका रेंज, पूरा का पूरा वो दिख गया आपको, मतलब वेन डायग्राम नहीं कह लो इसको, बेसिकली इमेज कह लो। अब आते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस पे। तो देखिए आपको फंक्शंस समझ में तो आ गया होता क्या है। तो अब हमें अपने सिलेबस में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को पढ़ना है। डिफरेंट टाइप का फंक्शन मतलब जैसे एक मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां पे y इक्वल्स टू साइन एक्स होता है, y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो भैया अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी में साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, tan एक्स आ जाएगा, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, वो सारे उसी में आ जाएंगे। फिर दूसरा आता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये सारे क्या है, अब ये जैसे क्वाड्रेटिक है, तो भैया लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, ये सब क्या होता है, पॉलिनोमियल का हिस्सा होता है। तो एक फंक्शन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको वो टाइप के फंक्शंस। अब उसको बताने के पहले ध्यान से समझिए, अ फंक्शन a टू b इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ b इज अ सबसेट ऑफ r। b इज अ सबसेट मतलब ये जो रेंज है ना, रेंज मतलब फंक्शन तभी कहा जाएगा, फंक्शन के होने के लिए जो बेसिक कारण है, मतलब बेसिक नेसेसिटी है, वो ये है कि उसकी जो आउटपुट वैल्यूज है ना वो रियल नंबर्स हो। मतलब क्या, आपको याद होगा कि जब भी कोई फंक्शन या कोई भी वैल्यू आप पढ़ते थे 10th में 11th में, कुछ भी लिखा रहता था, तो और मान लो नीचे लिखा, ये लिखा हुआ है x+2 और नीचे लिखा हुआ है कुछ भी 3x माइनस 9, 3x माइनस 3 से फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हमेशा लिखा रहता था x नॉट इक्वल टू 1। ऐसा लिखा रहता है, क्यों? क्योंकि हर बार बचाया जाता है कि भैया डिनोमिनेटर कहीं जीरो ना हो जाए, ऐसा रहता है। या कभी अगर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू रूट अंडर x, तो हमेशा लिखा जाता है x इज ग्रेटर देन 0। क्यों लिखा जाता है? कि भैया रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि फंक्शन जो है हमारा अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड मतलब या तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए या तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे कि फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए जरूरी है कि जो इसका आउटपुट आ रहा है, रेंज आ रहा है, वो ऐसा ना हो जाए कि वही अनडिफाइंड हो जाए। अब मान लो तुम यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल देते हो, तो समथिंग बाई जीरो आ जाएगा। समथिंग बाई जीरो मतलब इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रियल नंबर है क्या? नहीं है। तो आपका जो b होना चाहिए ना, जो रेंज आना चाहिए, वो रियल नंबर आना चाहिए। अब मान लो तुम यहाँ पे -2 डाल दिए, तो डालने के लिए तो बात डाल दिए रूट अंडर -2, क्या वो रियल नंबर है? नहीं है। तो इसीलिए आउटपुट रियल नंबर होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, क्या है? f(x) दिया हुआ है, ax प्लस b एक फंक्शन है जहां पे a और b इंटीजर है। अच्छी बात है। f ऑफ -1 की वैल्यू -5 है। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि x के जगह पे f ऑफ -1 लिखा हुआ, मतलब x के जगह पे -1 डालना है। तो आप x के जगह पे -1 डालेंगे तो f ऑफ -1, x के जगह पे यहाँ -1 आ जाएगा, तो a इंटू -1 -a हो गया, -a प्लस b, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? -5, तो इक्वल टू -5। समझ गए? फिर वैसे ही f ऑफ 3 इक्वल टू 3, मतलब इस बार x के जगह पे 3 डालना है, तो f ऑफ 3 जब यहाँ पे 3 डालोगे x के जगह पे तो हो जाएगा 3a प्लस b, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? यहाँ पे दिया हुआ है 3, f ऑफ 3 3 है 3। तो देखो दो इक्वेशन, दो अननोन दिख रहा है तुमको। तो अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन, इसी की मदद से तुम a की वैल्यू निकालोगे। तो चलो निकाल देते हैं। अब b काट देते हैं। कैसे काटेंगे? माइनस करके। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये -a -3 -4a, ये b और b कट गया, -5 -3 -8, तो -4a इक्वल्स टू -8, माइनस माइनस कटा, 4 से 8 कटा, a की वैल्यू आ गई 2। अब ये a की वैल्यू 2 उठा के पहले इक्वेशन में ही डाल दो। डाल सकते हैं? तो डालोगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 उधर गया तो +2, 2 - 5 -3, तो b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -3। समझ रहे हो? तो b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2, यही निकालने आपको बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिंपल, क्लियर है? चलिए जी, तो ये हो गया इस टाइप का। अब मैं बात करता हूं सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो अभी बता रहा था कि देखो अलग अलग टाइप के फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। अब एक सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है भैया? कि कांस्टेंट फंक्शन मतलब अब मान लो लिख दिया कहीं y इक्वल टू 2, 2 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ 2 है। तो अगर इसका ग्राफ भी बनाओगे तो कैसा बनता है? जब ये x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं तो y इक्वल टू 2 ऐसा बनता है। 2 से एक लाइन चली जाती है, बस y इक्वल टू 2 यही होता है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन। फिर वैसे ही मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड x, और ऐसे करते करते बहुत सारे फंक्शन है। तो सारे मैं एक करके थोड़ा सा बता देता हूं आपको, बिकॉज जरूरी है और आपका यूज आएगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट बता दिया, इसका सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऊपर हो नीचे हो कहीं पे भी हो, बट एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता। दूसरा
अब अच्छा, इन सब में ध्यान देने वाली जो बात है आपको, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज मतलब, अब जैसे मान लो y इक्वल्स टू 2 है, तो तुम यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले सकते हो? तो यार जब x ही नहीं है तो x को बुरा लगेगा क्या? मतलब इट इज जस्ट लाइक कि यार तुम दादाजी को स्वीट दादू या गुस्सैल दादू क्या बुलाना चाहते हो, लेकिन मान लो मेरे दादाजी है ही नहीं, तो यार क्या बुलाना चाहते हो? कुछ भी बुला लो, दादाजी जब है ही नहीं मेरे तो। इट इज जस्ट लाइक दैट। अब x है ही नहीं यहाँ पे, जो बोलना बोल दो ना यार। जो तुम 1 डालोगे तो भी y की वैल्यू 2 रहेगी, तुम x की वैल्यू 5 डाल दो तो भी y की वैल्यू 2 ही रहेगी, क्योंकि x तो है नहीं। तो हेंस डोमेन आपका R बन गया। डोमेन मतलब x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनी रियल नंबर यू कैन पुट। रेंज क्या होगा? जब तुम x की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो y क्या आएगा? तो यार y तो हमेशा से फिक्स ही आ रहा है ना, y इक्वल्स टू 2, कांस्टेंट फंक्शन का तो मतलब ही वही है। तो जो भी है, 2 है 5 है, उसको k माना गया कि इसका रेंज सिर्फ एक वैल्यू होगा जो ये फंक्शन है। क्लियर? तो हर फंक्शन में आपको डोमेन और रेंज पे ध्यान देना है कि वहां क्या डाल सकते हैं और वहां मिलेगा क्या आउटपुट। तो कांस्टेंट में ऐसा है। अब उसी की तरह से आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी किसको कहते हैं? y इक्वल्स टू एक्स। देखो एकदम मिरर इमेज है ना, x1 डालोगे y1 आएगा, x2 डालोगे y2 आएगा, -2 डालोगे -2 आएगा, -3 डालोगे -3 आएगा, एकदम आइडेंटिटी है। तो ऐसे केस में जो भी तुम डाल तो कुछ भी सकते हो। अब भाई यहाँ पे 1 से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी डाल दो, तो डोमेन पूरा रियल नंबर, कुछ भी डाल दो, और जो डालोगे वही सेम इधर आ जाता है, हेंस रेंज भी पूरा रियल नंबर। समझ गए? तो बस यही है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप मतलब, अब हो सकता है इसमें स्क्वायर फंक्शन हो जाए, एक्स स्क्वायर, हो सकता है क्यूबिक हो जाए, बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब सबका ग्राफ भी अलग अलग होगा। मान लो एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ तुम बचपन में पढ़े होगे, क्वाड्रेटिक, पैराबोला टाइप का। क्यूबिक होता है तो इसका इस टाइप का कुछ बनता है। तो सबका ग्राफ अलग होगा और उसके हिसाब से सबका डोमेन रेंज अलग होगा। डोमेन रेंज मतलब, अब जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x में तो कुछ भी डाल सकते हो, -2, -5, -10, 2, 5, 10, 3, कुछ भी डालो, प्लस में माइनस में कुछ भी डाल सकते हो, तो डोमेन तो रियल नंबर। लेकिन तुम कुछ भी डालोगे तो चूंकि स्क्वायर है, कभी नेगेटिव होने दिया है क्या? -2 डालोगे तो भी 4 आएगा, 2 डालोगे तो भी 4 आएगा। तो देखो ना, इसका जो ग्राफ है कभी y एक्सिस के नीचे रहेगा नहीं, हमेशा ही ऊपर बनता है। ऐसा है ना? तो जब हमेशा ऊपर बनता है, कभी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, तो इसका रेंज जो है वो 0 से इनफाइनाइट, मिनिमम 0 आएगा, 0 से कम नहीं आ सकता, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो -1 नहीं आएगा इसमें, इसलिए 0 से लेके इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है। y की वैल्यू जो होगी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो जो y की वैल्यू रहेगी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर? इसीलिए डोमेन ऐसा। लेकिन क्यूबिक में ऐसा नहीं है। क्यूबिक में क्योंकि -2 डालोगे तो -8 आ जाएगा, -1 डालोगे -1 आ जाएगा, 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे 8 आएगा। तो रियल नंबर डोमेन में तो कुछ भी डाल सकते हैं, बट रेंज भी कुछ भी आएगा, फिर सारे रियल नंबर पॉसिबल है। ठीक उसी प्रकार अब रैशनल फंक्शन देख लो। तो रैशनल में क्या है? ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। मान लो हमने ऊपर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और नीचे लिख दिया x माइनस 5। तो देखो ऊपर क्वाड्रेटिक, नीचे लीनियर। तो ऐसे फंक्शन जहां ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल हो, ऐसे फंक्शन को हम रैशनल कहते हैं। अब बस रैशनल में इसको याद करो, रैशनल नंबर से क्लास 10th, any rational number can be expressed in the format of p by q where p and q are integers and q cannot be equal to 0। याद आ रहा है? तो सब भूल जाओ, अगर याद आ गया है तो भी भूल जाओ, बस आखिरी लाइन याद रखो, p and q any rational number which can be expressed in the format of p by q where q should not be equal to 0। क्यों? 0 हो गया तो मामला खराब, इनफाइनाइट। वही सेम काम यहां पे भी करते हैं। जब हमने फंक्शन बनाया, ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल रखा, तो बस एक चीज का ध्यान रखते हैं, hx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर वो 0 नहीं है, बाकी जो डालना डाल दो। तो डोमेन में सारा रियल नंबर होगा, बस वो नहीं होगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। कोई भी कुछ भी डालो, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं कर देना। ठीक? और रेंज क्या आ सकता है? रेंज भी कुछ भी आ सकता है, बस वो वैल्यू नहीं आएगी जब आप इसमें डिनोमिनेटर में 0 डालोगे। तो जब डिनोमिनेटर में 0 डालोगे तो क्या आता है? इनफाइनाइट। वो तो ऐसे भी रियल नंबर में नहीं है। ठीक है? तो कुछ भी रियल नंबर्स आ सकता है। ये हो गया रैशनल। अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। ये बड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। स्पेशल टाइप का क्यों? सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, इसको लिखा ऐसे जाता है, y इक्वल्स टू एस जी एन एक्स, सिग्नम एक्स। तो सिग्नम एक्स क्या है ना, ये बड़ा स्पेशल सा फंक्शन है। स्पेशल सा फंक्शन मतलब ये कि इसको ऐसा समझो, ये ट्रैफिक लाइट टाइप का फंक्शन है। ट्रैफिक लाइट मतलब
जैसे ट्रैफिक लाइट में तुमने देखा होगा सिर्फ 3 बत्ती होती है, रेड ग्रीन येलो, दैट्स इट। उसको उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि मान लो बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है, तो ग्रीन ने एकदम डार्क ग्रीन हो गया कि अरे भाई बहुत तेजी से निकलो, बहुत तेजी से निकलो, क्योंकि डार्क ग्रीन बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ऐसा कभी हुआ है? नहीं होगा भाई, ग्रीन है, चाहे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चाहे कम ट्रैफिक हो, ग्रीन बस ग्रीन बना रहेगा, वन। वैसे ही इसका विपरीत रेड, मान लो एम्बुलेंस आ रहा है, तो कभी ऐसा हुआ है रेड एकदम भयंकर डार्क रेड वॉयलेट हो गया हो या मरून हो गया हो कि अरे कोई भी मत हिलना क्योंकि एम्बुलेंस आ रहा है, सबसे पहले उसको जाना है? ऐसा हुआ है? कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट कुछ भी हो, कुछ भी ट्रैफिक हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बस 3 वैल्यू देगा, ग्रीन रेड येलो। वैसे ही सिग्नम फंक्शन है, चाहे जो इनपुट डालो सिर्फ 3 आउटपुट आएगा, 1 0 -1, दैट्स इट। जब आप पॉजिटिव डालते हैं, कोई भी नंबर डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, तो सिग्नम 1 लिखो तो भी 1 आएगा, सिग्नम 2 लिखो तो भी 1 आएगा, सिग्नम 3 1, सिग्नम 4 1, कुछ भी पॉजिटिव डालोगे 1 ही आएगा। 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, और कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो -1 आएगा। ये एक स्पेशल फंक्शन है, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ये स्पेशल फंक्शन का बस आउट मतलब यही क्वालिटी ही है कि ये सिर्फ 3 वैल्यू देता है, पॉजिटिव डालने पे 1, 0 डालने पे 0 और नेगेटिव डालने पे -1, बस, उसके अलावा कुछ देता ही नहीं है। क्लियर? अब इस फंक्शन को, सिग्नम फंक्शन को जब तोड़ा जाता है, जैसे मॉड एक्स को तोड़ा जाता है, याद होगा तुमको, जब भी हम मॉडुलस एक्स लिखते हैं तो इसके 2 वैल्यूज लिखते हैं, एक्स और -x, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए और ये लेस देन 0 के लिए। याद आ रहा है? तो वैसे ही सिग्नम को भी तोड़ते हैं ना, तो 3 वैल्यूज में टूटता है। 3 वैल्यूज नहीं, मतलब सिर्फ एक ही फंक्शन बनता है, क्या? मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स बाई एक्स। इसीलिए जब पॉजिटिव डालते हो तो ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव, इसलिए 1 आता है। जब नेगेटिव डालते हो तो ऊपर मॉड की वजह से नेगेटिव जो होता है वो प्लस हो जाता है और नीचे नेगेटिव ही रहता है। इसीलिए नंबर्स तो सेम है, एक्स एक्स वो कट जाएगा, जैसे -2 डाला तो -2 का मॉड 2 और नीचे -2, तो 2 बाई -2 -1। इसीलिए नेगेटिव डालने पे -1 आ जाता है, पॉजिटिव डालते हो तो हमेशा 1 आता है। जैसे 2 डालो तो 2 बाई 2 1, 3 डालो 3 बाई 3 1, 4 डालो 4 बाई 4 1। तो सिग्नम एक्स को मॉड एक्स बाई एक्स लिखा जाता है, सिर्फ एक्सेप्शन x इक्वल्स टू 0 पे। क्लियर? काफी बता दिया, इतना जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वापस से आपको सिग्नम में फंक्शन तो समझ में आ गया, अब ग्राफ राफ कैसे बनता है वो सब अभी नहीं जानेंगे, बिकॉज अभी हमारा सब्जेक्ट मतलब वो हमारा फोटे नहीं है, उस डायरेक्शन में जाना नहीं है, बट मोटा मोटी मैंने समझा दिया। अभी जानो डोमेन, तो डोमेन रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हो ना यार, तुम यहाँ पे 3 भी डाल सकते हो, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 0 भी, 1 भी, -1 भी, कुछ भी डालो। 0 डालने पे ये अनडिफाइंड होता है, तो इसीलिए 0 पे अलग से इसको डिफाइन किया गया है कि 0 पे 0 होगा, तो इसीलिए 0 पे अनडिफाइंड नहीं है, इसलिए सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक, अब रेंज क्या आएगा? देखो तुम डालो कुछ भी आएगा, सिर्फ 3 वैल्यू, 1 0 -1, इसीलिए रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज लिखी हुई है। क्लियर? तो ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया इसका रेंज, सिग्नम फंक्शन। अब वैसे ही मॉड्यूलस फंक्शन, इसके बारे में पहले से जानते होगे। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है भैया? इसके अंदर ये गंगा नहाओ फंक्शन है, तुम 2 डालो चाहे -2 डालो, आंसर हमेशा +2 आएगा। तो ये गंगा नहाओ है, पाप कितना भी करो जाके गंगा नहा लो, सब हो जाएगा खत्म। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए याद रख सकते हो, ये गंगा नहाओ फंक्शन है। ठीक है, प्लस डालोगे तो भी आउटपुट प्लस, माइनस डालोगे तो भी आउटपुट प्लस। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा। अब इसका डोमेन और रेंज, तो डोमेन में तो कुछ भी प्लस माइनस डाल लो, बट आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आता है, तो इसलिए आउटपुट 0 से इन्फिनाइट दिया। 0 से इन्फिनाइट, कई सारे किताबों में ना इसको R+ भी लिखते हैं, मतलब सारे रियल नंबर पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो ये हो गया। अब रिजल्ट मैंने बता दिया, ये मॉड फंक्शन, ये तो तुम जानते हो कि जब भी मॉड x इक्वल्स टू a है तो मॉड हटाते हैं तो x की वैल्यू +a या -a। इसका मतलब ये, जैसे मान लो लिखा हुआ है मॉड x इक्वल्स टू 2, तो अगर मॉड x इक्वल्स टू 2 है तो x क्या होगा? तो x सिर्फ 2 नहीं होता, x -2 भी हो सकता है, क्योंकि अगर -2 भी डालूंगा तभी भी तो आंसर 2 ही आता ना, तो इसीलिए x की वैल्यू 2 आती है, x2 या फिर -2, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर? जस्ट लाइक स्क्वायर वाला पार्ट, जैसे x² इक्वल्स टू 4 लिखते थे ना, तो x क्या आता है? 2 और -2 दोनों आ सकता है, बिकॉज 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ स्क्वायर नहीं हो रहा। चलिए, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिंट फंक्शन जिसको कहते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? तो भैया इसको तुम पढ़े हुए हो ऑलरेडी। क्या होता है कि जैसे मान लो 2.3 किया, तो 2.3 का जिंट किया तो इसकी वैल्यू 2 कर देगा। 2.999 इसका जिंट क्या होगा? इसका भी जिंट 2 होगा, लेकिन 2 डालेंगे तो उसका क्या होगा? 2। मतलब ये अगर इंटीजर डाल, सॉरी 2 का 2 होगा,
अगर इंटीजर डाल रहे हो तो एज इट इज इंटीजर बाहर देगा, बट अगर कोई भी डेसिमल वाला नंबर डाल रहे हो तो उससे छोटा वाला जो इंटीजर है वो देगा। जैसे 2.999 डाला, डेसिमल वाला है, भले 3 के कितने भी पास है, लेकिन अगर डेसिमल है तो ये इससे छोटा वाला ही देगा। तो 2.999 से छोटा वाला इंटीजर क्या है? 2, तो 2 दे दिया। हाँ, एग्जैक्ट 3 डाल देते तो आंसर 3 आ जाता, क्योंकि इंटीजर पे ये एज इट इज इंटीजर देता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही रोल है। अब अगर ये रोल तुमको समझा दिया तो अपने से बताओ डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो यार डोमेन ऑफ द फंक्शन मेरे को तो दिख रहा है रियल नंबर, क्योंकि अंदर तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, नेगेटिव भी डाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बस नेगेटिव में बिहेव समझना होगा। अब जैसे मान लो -1, तो आउटपुट क्या आएगा? -1, क्योंकि मैंने बताया इंटीजर पे इंटीजर। बट मैंने डाला -1.3, तो क्या आएगा? -1 आएगा, -2। बच्चा बोलेगा -1, लेकिन रुक जाओ, आंसर -2 आएगा। क्यों? कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने क्या बोला था? जो भी डेसिमल है, डेसिमल अगर आ गया तो अपने से छोटा इंटीजर देगा। क्या देगा? छोटा। -1.3 से छोटा -1 नहीं होता, -2 होता। तो इसलिए -1.3 से छोटा क्या आएगा? -2, इसलिए -2 देगा। समझ क्या क्या पाए क्या? अरे तुम हटो भाई, ये समझ गए सारे? तो हेंस -1.3 से छोटा -2, तो ये -2 देगा। क्लियर? बट डाल कुछ भी सकते हो, तो डोमेन तो हो गया रियल नंबर्स। अच्छा, अब रेंज क्या आएगा भाई? तो देखो, इतने सारे नंबर्स मैंने लिखे, कहीं पे भी नंबर में कहीं कोई डेसिमल आया? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आए, चाहे माइनस के चाहे प्लस के। तो इसीलिए रेंज ऑफ द फंक्शन कहा जाता है z। z मतलब सारे इंटीजर्स, कुछ भी आएगा लेकिन आएगा इंटीजर, कभी भी डेसिमल नहीं आएगा आउटपुट। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो आ गया। और इसका ग्राफ तो ऐसे ग्राफ बनता है। अब ये कैसे बनता है वो अभी नहीं बताएंगे, वो फिर किसी और क्लास का मसला है, बट ये ऐसे होता है। अब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दिया, फिर ये एक कंसिडर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x, h(x) एंड g(x) एज दिस। ठीक है, तुम सबको दिख रहा होगा। अब इसमें बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव। अब ये पहला वाला ग्राफ किसका है? तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ये तो ऐसा वी टाइप का बना हुआ है। ये वी टाइप का ग्राफ किसका होता है? हमेशा मॉड एक्स का होता है। फिर ये सीढ़ी नुमा ग्राफ बना हुआ है, तुमको ही पता है, अभी अभी सीढ़ी नुमा ग्राफ हमने देखा यहाँ। ये स्टेयर, तो इसको स्टेयर फंक्शन भी कहते हैं, या स्टेयर केस टाइप का, ये स्टेप फंक्शन जो कह लो। तो ये सीढ़ी टाइप का ग्राफ बना हुआ है। तो सीढ़ी टाइप का हमेशा याद रखना जिंट का रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये क्या हो गया? जिंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिफ। जिफ, जिंट जो कह लो, सब लोग सब कुछ कुछ बोलते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि भैया एक ऐसे है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है। तो ये वाला तो तुमको पता है, ये सिग्नम फंक्शन सिर्फ +1, 0 और -1 तीन ही वैल्यू देता है। तो ये तीसरा सिग्नम। अब देखें सवाल क्या है। डोमेन ऑफ फंक्शन f(x), पहले वाले का। f(x) मतलब मॉड x का। मॉड x का डोमेन क्या है? तो डाल तो कुछ भी सकते थे ना डोमेन, यहाँ तो प्लस भी डालोगे माइनस भी डालोगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो पूरा का पूरा रियल नंबर। दूसरा तो पूरा रियल नंबर। दूसरा रेंज ऑफ gx, gx मतलब दूसरा, तीन फंक्शन है ना, f(x, gx, h(x). तो दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था अपना जिंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा वाला। तो ध्यान से देखना, इसमें भी डाल तो कुछ भी सकते थे ना, प्लस डालो, माइनस डालो, डेसिमल डालो, इंटीजर डालो, कुछ भी डाल सकते थे। लेकिन डाल कुछ भी सकते हैं, बट पूछा हमसे रेंज है। तो डोमेन तो रेंज रियल नंबर्स होगा, बट रेंज याद करो, कुछ भी डालते थे बट आउटपुट हमेशा क्या आता था? इंटीजर, तभी तो नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो रेंज इसका सिर्फ z होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ये एक मिनट, gx, ये gx ये था क्या? अच्छा मैंने गलती कर दिया। अच्छा f(x), अच्छा h(x) है जिंट और gx है सिग्नम, माफी चाहते हैं। तो बीच वाला है h(x) जिंट है, और gx जो है वो है सिग्नम, सॉरी। तो अगर gx सिग्नम है तो ठीक है, सिग्नम वाले को अपने को रेंज तो समझ में आएगी। अगर ये सिग्नम फंक्शन है, अगर ये सिग्नम फंक्शन है gx, तो gx अगर सिग्नम है तो सिग्नम का आउटपुट तो -1, 0, 1 होता है। तो हेंस दैट्स द आंसर। ये z नहीं होगा, z तब होता जब जिंट होता। तो रेंज आ गया। चलिए अब बात करते हैं, तो ये सवाल तो सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। तो डोमेन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अलग अलग फंक्शंस का। अब आपके सवाल क्या आएंगे ना, तो ये तो मैंने बेसिक बताया मतलब कि भैया अलग अलग टाइप का सवाल है, मतलब अलग अलग टाइप के फंक्शन है, उसका डोमेन क्या होगा। लेकिन सवाल इतना सिंपल नहीं पूछता, क्योंकि उसको ही पता बच्चा ये पढ़ के आएगा। तो अब जैसे पूछेगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो ध्यान देना, डोमेन निकालना कभी कठिन नहीं होता, क्योंकि डोमेन में बेसिक चीज क्या है कि भाई आपको फंक्शन को डिफाइंड रखना है, अनडिफाइंड कभी नहीं होना चाहिए। तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए मतलब आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए। अब जैसे बेसिक रूल, यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए,
तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का जीरो निकालो। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो किया, मतलब 1 आएगा और यहां से 2 आएगा। मतलब x की वैल्यू आप कभी भी 1 और 2 नहीं रख सकते। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आया? तो डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस, माइनस मतलब एक्सेप्ट कौन से वैल्यूज 1 और 2, ये दो वैल्यूज नहीं डाल सकते हम कभी। तो आ गया डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अब मान लो रूट एफ एक्स है, तो रूट एफ एक्स या रूट के अंदर कोई भी फंक्शन डाल दिया, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो बस ये बेसिक कंडीशंस अगर ध्यान में रखो। अब जैसे लॉगरिदम है, लॉगरिदम का आर्गुमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, और कभी ये आर्गुमेंट हाँ लेस देन जीरो, जीरो भी नहीं हो सकता, ये लेस देन जीरो भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। समझ गए? तो ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, चलिए बना लेते हैं एक आध दो। अब जैसे मान लो डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको अगर फैक्टराइज करें तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बनेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब 4 का 2 स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसको जीरो करता हूं मैं, तो यहां से वैल्यू आएगा -2, यहां से वैल्यू आएगा 2 है, बट ये जीरो नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे, इसका मतलब दिस एम्प्लॉइज डोमेन ऑफ द फंक्शन सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2, ये दो वैल्यूज नहीं डालना है। क्लियर? दैट्स इट। अब ठीक उसी प्रकार से ये पहला वाला हो गया रियल नंबर प्लस माइनस 2 हटा के, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4, बट इस बार रूट अंडर भी लग गया। तो अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही रूट अंडर लगा आपने को जीरो, तो इसका पता है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 आता है, यहां से दो जीरो आएगा -2 और 2, लेकिन अब ये नंबर लाइन पे बैठेगा -2 और 2। क्यों? क्योंकि इस बार अपने को वेवी कर्व मेथड से ये भी देखना पड़ेगा कि ये कहां कहां पॉजिटिव है कहां कहां नेगेटिव, क्योंकि इस बार दो कंडीशन है, पहला तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना है, दूसरा ये रूट के अंदर है इसलिए नेगेटिव भी नहीं होना है ना। तो हम लोग हमेशा शुरू करते थे पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसा ही होता था ना वेवी कर्व मेथड में, प्लस माइनस प्लस। मतलब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी रही तो सही है, या -2 से छोटी रही तो सही है, क्योंकि इसके बीच में तो नेगेटिव आएगा। डाल के देख लो, जैसे बीच में जीरो आता है ना, जीरो डालो, जीरो का स्क्वायर -4, जीरो -4 -4, रूट अंडर -4 नॉट डिफाइंड। मतलब आपका x इधर रह सकता है या फिर इधर, तो डोमेन आ गया, यही होता है डोमेन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन लिख रहा हूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां, -इनफाइनाइट से लेके -2 तक, फिर 2 से लेके इनफाइनाइट, तो -इनफाइनाइट से -2 तक, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और यहां पे 2 को इंक्लूड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि अगर 2 डाल देंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर ये ऊपर रहता तो मैं 2 को इंक्लूड कर देता। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ किताबों में आंसर ऐसा लिखा रहता है, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -2 और 2 से इनफाइनाइट। कुछ किताब वाले थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कुछ भी डाल सकते हो। अब इसी चीज को वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से 2, -2 से 2, ऐसा कर दिया। तो अब वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने क्या किया, वो कोई भी रियल नंबर, बस बीच वाला नहीं होना चाहिए, तो वो भी लिखने का एक तरीका है अपना अपना। ठीक है, चलिए जी, तो आ गया आंसर। अब जैसे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और दूसरे तरीके से, यहाँ कहता है x लेस देन -2 होगा या x ग्रेटर देन 2 होगा, तो भाई ये भी तरीका है। यहाँ पे हमने भी तो वही निकाला ना, -2 से छोटा या 2 से बड़ा। तो लिखने के तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर आना चाहिए, और अगर आंसर आ रहा है तो आप समझिएगा कि हाँ वो सही है कि गलत है। अब फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, इसका डोमेन निकालने बोला, तो इसका डोमेन मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। तो इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो x - 4 x - 1 ऐसा ही आएगा। इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, बस ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही ना। तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 4। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग मतलब होता है। अब अगर मैंने लिखा 1 से 4 और ऐसा करली ब्रैकेट डाला, मतलब 1 और 4 सिर्फ दो वैल्यू एक्सक्लूड करना है। बट अगर मैं यहीं पे ऐसा लिखता r - 1 से 4 और ऐसा नॉर्मल ब्रैकेट लगाता, इसका मतलब पूरा रियल नंबर, बस 1 से लेके 4 के बीच वाले वैल्यूज नहीं होंगे। तो ब्रैकेट पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट ऐसा डाला मतलब सिर्फ ये दो वैल्यूज हटानी है, ऐसा डाला मतलब 1 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज हटानी है, तो ये गड़बड़ मत कीजिएगा, नंबर कट जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, तो हो गया रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 4। अगला, व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन दिस, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? तो देखो अपने को पता है लॉगरिथम में दो कंडीशन होता है, एक आर्गुमेंट पे एक बेस पे। तो बेस वाला कंडीशन यहाँ फुलफिल्ड है क्योंकि बेस 2 है, और 2 हो सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बेस पे कंडीशन ये रहता है बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो अब आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट का सिंपल कंडीशन है कि जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट्स इट। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2 को उधर भेजा, x ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 2 से लेके इन्फिनिट तक। तो x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिट। ये वाला नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है ना, ये वाला ब्रैकेट लगा है ना, 2 इंक्लूडेड है। तो ये वाला लेंगे क्योंकि ऐसे ब्रैकेट का मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो हेंस आंसर डी। समझ गए? चलिए जी बढ़े आगे, आगे आंसर। अब रेंज ऑफ रियल फंक्शन, अब ध्यान दो, रेंज में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग क्या? अब जैसे डोमेन में तो बड़ा सिंपल है, उसको डिफाइन कर दो, बट रेंज में तो ऐसा नहीं है। रेंज में तो ये है कि भैया जो डिफाइंड वैल्यूज है ना, उन वैल्यूज पे y की वैल्यू कहां से लेके कहां तक आ सकती है। तो इसको निकालने के अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग तरीके होते हैं। या तो सिंपल, जैसे मैंने जितने फंक्शंस पढ़ाए थे उसको अगर वो सिंपल सिंपल आ गया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और नहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता के। हालांकि मैं 2 4 5 करा रहा हूँ, 8 10 20 क्वेश्चंस आप अपने साइड से प्रैक्टिस कीजिएगा घर जाके। चलो बड़ा, तो इस सवाल को करके देखते हैं। तो ये सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले फंक्शन में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, जहां पे x बिलोंग्स टू r है, और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव में कोई भी रियल नंबर हो जाए, ऐसा है। तो ध्यान रखना, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमेशा जो एफ एक्स दिया हुआ है जो फंक्शन है उसको y ले लेते हैं, और y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x करते हैं, ठीक है? ये हमेशा करते हैं। अब यहां से मेरे को दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन तो तुमने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमेशा याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर x पे कोई कंडीशन ना हो, क्या बोल रहा हूं, x पे कोई कंडीशन नहीं हो, सिर्फ लिखा हो x बिलोंग्स टू r, तो ऐसे सिचुएशंस में डायरेक्ट आंसर आता है कि भैया y ऑल्सो बिलोंग्स टू r। y भी कोई रियल नंबर हो सकता है अगर लीनियर है तो। क्लियर? अब यहां पे अपने को दिया हुआ है कि नहीं x पे कोई कंडीशन है, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर कभी भी x पे कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को ऐसे रीराइट कीजिए कि अभी y इक्वल्स टू इक्वेशन दिख रहा है ना, आप ऐसा रीराइट कीजिए कि x इक्वल्स टू इक्वेशन आ जाए। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, आप ऐसा करो 3x को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ। तो 3x इधर आएगा तो आ जाएगा 3x, और y उधर गया तो बन जाएगा 2 माइनस वाई। अब ये 3 को नीचे भेज दो, 3 को नीचे भेजा तो आ गया x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3। तो देखो अब x इक्वल्स टू इक्वेशन बन गया ना, ये जैसे ही आया। अब देखो x पे कंडीशन लगा हुआ है ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल्स टू ये चीज है, मतलब ये पूरी चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यही तो है ना कंडीशन ऑन x, बस वही कर दो। अब ये जैसे ही करोगे 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये इधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई में खत्म, तो बचा क्या, 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। वाई को उधर ले जाओ तो 2 ग्रेटर देन 0 वाई, बिकॉज माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, तो 2 ग्रेटर देन वाई, या फिर ये कह लो y इज लेस देन 2। तो y जो भी होगा वो 2 से छोटा होगा। y 2 से छोटा होगा मतलब क्या, यही y ही तो है ना रेंज, y ही तो आउटपुट वैल्यू है। तो आउटपुट वैल्यू हमेरा हमेशा 2 से छोटा होना चाहिए। तो या तो ऐसे करके छोड़ दो, ये निकल गया रेंज, या फिर ऐसा कर लो, दिस एम्प्लॉइज y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 2। 2 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 पे इक्वालिटी नहीं है। आ गया रेंज। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, अगर x पे कोई कंडीशन ना हो तो y का कंडीशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हो जाता है, अगर लीनियर है तो सेम कॉपी हो जाएगा। अगर x पे कंडीशन है, जो कि मोस्टली हमेशा होता है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, x इक्वल्स टू इक्वेशन बनाएंगे, फिर x पे जो भी कंडीशन है वो लगा दीजिए, इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो ये एक टाइप का कोई सवाल हुआ। ये ऐसे ही दूसरा वाला भी बन जाएगा। दूसरा वाला जैसे ये तो बन गया माइनस इनफाइनाइट से 2, रेंज आ गया लेस देन 2। अब दूसरे वाला में भी यही है, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ध्यान से देखो, ये भी लीनियर है ना, लीनियर। अब लेकिन यहां पे x पे कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, मतलब बाई डिफॉल्ट मैं मानूंगा x बिलोंग्स टू r है। अगर x बिलोंग्स टू r है, कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे y बिलोंग्स टू r, नो टेंशन एट ऑल। क्लियर? बस आ गया आंसर। x इक्वल्स टू, इन्होंने ये किया है, अब एक्चुअली कंडीशन लगाओगे तो भी वही होगा, जैसे y कुछ भी हो सकता है, तो क्लियरली x एज्यूम्स रियल वैल्यू, रेंज ऑफ x इज r। मतलब सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन।
तो ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, फंक्शन में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। फंक्शन का मतलब, अब जैसे मान लो एक फंक्शन है तुम्हारा, अभी हम लोग देख रहे थे 2x+1, ठीक है, एक फंक्शन 2x+1 है, दूसरा फंक्शन gx मानते हैं जो कि है sin x। तो यहाँ दो फंक्शन है, अब ये दोनों फंक्शन के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो भैया दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट, कोशेंट, मल्टीप्लीकेशन एंड रेसिप्रोकल, ये सारी चीजें पॉसिबल है। जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है किसी भी नंबर पे, वो सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। बट कर तो सकते हैं भाई, ऐड करना है तो ऐड कर दो, 2x+1 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन हमसे यही सवाल पूछेगा क्या कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, नहीं, क्योंकि ऐड तो ऐसे भी नहीं हो सकता, 2x और sin x थोड़ी जुड़ेगा, ये तो बस एज इट इज लिखा दिया जाएगा। तो यहां पे सवाल बनता है कि बताइए अगर fx का डोमेन, बोला डोमेन की, मान लीजिए डोमेन है x greater than 2 और gx का डोमेन है कि x greater than पाई, तो fx प्लस gx लिखेंगे तो इसका डोमेन बताइए, अब नए वाले का डोमेन क्या होगा। तो ये सवाल बन सकता है, यहां पे दिमाग लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे बता भी रहा हूं, हर जगह आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, चाहे ऐड किया, चाहे सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो पहले वाले फंक्शन और दूसरे फंक्शन का जो डोमेन होगा, फाइनल फंक्शन का, चाहे यहां ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, फाइनल फंक्शन का जो डोमेन होगा वो डोमेन पहले वाले और दूसरे वाले का इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन मतलब ऐसा वैल्यू x का जो दोनों जगह कॉमन है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये कहता है 2 से बड़ा, तो मान लो 2 यहां पे है, तो पहले वाला कहता है कि भैया 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा। दूसरा वाला कहता है x ग्रेटर देन पाई, पाई, पाई मतलब 3.14 होता है, तो 3.14 कहीं यहां पे आएगा पाई। तो ये कहता है पाई से बड़ा। अब दोनों में कॉमन क्या आया, ये वाला, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन पाई, 2 वाला गायब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से डोमेन निकलता है x ग्रेटर देन पाई, इस तरीके से डोमेन निकलता है कोई भी जब कंपोजिट फंक्शंस हो जाते हैं। मतलब कंपोजिट मतलब बेसिकली ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस, कंपोजिट नहीं कहना चाहिए। तो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड। डिवाइड में क्वोशिएंट में थोड़ा सा और रूल आता है, चलो देखते हैं क्या। तो ये बता दिया मैंने, एडिशन में सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसमें भी हमेशा d1 इंटरसेक्शन d2, पहले वाले और दूसरे वाले का इंटरसेक्शन। ये मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट सब जगह चलेगा। बस क्वोशिएंट में एक्स्ट्रा क्या आएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्वोशिएंट मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो भी फंक्शन में कर रहे हैं सब कीजिए, अलाउड है सब, बट कभी आप उसको अनडिफाइंड तो नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो ना। तो अनडिफाइंड नहीं करना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं कर देना है। डिनोमिनेटर 0 नहीं करोगे, वो वाली चीज, वो वाला कंडीशन हटना चाहिए, बस। चलिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही सिंपल है। रेसिप्रोकल करेंगे तो भी वहां पे बस वही कंडीशन रहेगा, सेम रहेगा सब कुछ, कि भैया जो आ रहा है डोमेन वही रहेगा, बस डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना है, डिनोमिनेटर कांट बी 0। चलो अब सवाल करते हैं मजेदार। लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शंस, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर fx का कोई मुझसे पूछे कि डोमेन 1 क्या होगा, तो मैं कहूंगा कुछ भी डाल सकते हो, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू r रियल नंबर एक्सेप्ट -4, -4 हटा के, क्लियर। अब वैसे ही gx के बारे में कोई पूछेगा मेरे से d2, तो यार gx पे तो कोई कंडीशन लगता हुआ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो भाई x+4 का होल क्यूब है, -∞ से +∞ कुछ भी डाल सकते हो। तो यहां पे है x बिलोंग्स टू r। अब बताओ दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन ये कहता है कोई भी रियल नंबर, ये कहता है रियल नंबर लो, बस -4 नहीं लेना। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बैठेगा, दोनों का इंटरसेक्शन साफ साफ दिख रहा है, d1 इंटरसेक्शन d2, कि भैया ऊपर वाला आएगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -4, ठीक है। तो एक्सेप्ट -4। अब f प्लस जी का क्या डोमेन आएगा, यही। f माइनस जी का क्या डोमेन आएगा, यही। और अगर आपसे बोले कि f प्लस जी निकालिए, तो f प्लस जी निकालने में क्या है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इनफैक्ट f क्या है, 1/x+4 प्लस g क्या है, x+4 का होल क्यूब। चाहो तो इतना ही पे छोड़ दो, सॉल्व करना चाहो तो x+4 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई x+4, सिंपल। तो कोई रॉकेट साइंस बड़ा वाला नहीं है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। मानिए कहता है fx 12x - 1 है, gx ये है, देन फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ fx इंटू gx। अब यार fx इंटू gx बोल रहा है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है, तो कर दो 12x - 1 इंटू x+3। और यहां पे डोमेन का ज्यादा सवाल क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि भैया इसका भी डोमेन है x बिलोंग्स टू r और इसका भी डोमेन है r, तो दोनों में कॉमन भी क्या होगा, रियल नंबर्स, दैट्स इट। अब fx बाई gx पे आ जाइए। हाँ ये अच्छा है, देखिए fx बाई gx में क्या करेंगे, fx ऊपर है
12x माइनस 1, ये fx हो गया। gx क्या होगा? x प्लस 3। अब अपने को पता था कि दोनों का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, और इसका भी रियल नंबर। तो फाइनल रियल नंबर आएगा, बस एक वैल्यू हटेगी जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर कब 0 होगा? -3 पे। तो इसका मतलब सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट -3। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया? क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो ये fx/gx और fx/gx में डोमेन हो गया। चलिए तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस सेशन में इतना ही था, लेकिन ध्यान से समझिएगा एक बात को। सेशन तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, मैंने आपको जितने थ्योरी थे बता दिए। सवालों के टाइप में कोई लिमिटेशन नहीं होता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैंने अगर आपको 4-5 टाइप के बताए तो आप 4-5 से और ज्यादा पढ़ लें तो 10-12 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम में वही 10-12 से आएगा। हो सकता है एग्जाम में कोई 15वां टाइप आ जाए, हो सकता है तुम 15 टाइप के सवाल पढ़ो तो एग्जाम में कुछ 20वां टाइप आ जाए। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए कि जब आप जितने टाइप के सवाल पढ़ रहे हैं उन सवालों को आप समझिए कि बन कैसे रहा है, और हर सवाल को समझ के अपने सोचने की कैपेसिटी को डेवलप कीजिए। बिकॉज मैथमेटिक्स कभी भी चीजों को याद करके या एक फिक्स्ड पैटर्न पे सवाल बना के नहीं होता है। ठीक है? तो मैंने जितना भी आपको सवाल कराया, इससे अलावा भी आप और सवाल सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके दिमाग के सोचने की क्षमता बढ़ती है, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ते हैं। वो जितना ज्यादा अच्छे होंगे आप अपने लाइफ में भी आगे उतना अच्छा करेंगे। इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है, इसी टेलीग्राम पे आपको सारे के सारे इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। चलिए तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन में मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल पे सब्सक्राइब रहिए और इस चैनल के सारे बेहतरीन कंटेंट को टाइम पर कंज्यूम करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना।